मैं रोते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उस वक़्त मेरी आँखें आँसुओं से भरी हुई थी और मैं अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर बहुत अफ़सोस हो रहा था। उस समय मेरे पास मर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने दिल में एक फ़ैसला किया और एक तरफ चल पड़ी। आरती आरती मुझे मेम साहब की आवाज़ सुनाई दी, तो फिर मैंने फ़ौरन उनके पास जाकर उनसे पूछा कि क्या बात है। मेम साहब कहने लगीं कि यहाँ पर जितने भी बर्तन पड़े हैं उन सबको उठाकर किचन में रख दो और टेबल की सफाई कर दो। मैंने मेम साहब के कहते ही जल्दी से एक एक करके बर्तन समेट कर किचन में रख दिए और कपड़ा लाकर सारा टेबल शीशे की तरह चमका दिया और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके लॉन्च में चली आई, जहाँ पर मेम साहब बैठी हुई थी। मैंने उनसे किसी और काम के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए और कहने लगीं कि प्रेस करके उन्हें हैंगर में लटका दूँ। इस काम में मुझे 1 घंटा लग गया। फिर मैं दोबारा किचन में चली आई, क्योंकि मेम साहब की चाय का टाइम हो रहा था। उन्हें हर 1-2 घंटे के बाद चाय की तलब होती थी और उनके लिए चाय मैं ही बनाती थी, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की चाय पसंद थी। जब मैंने मेम साहब से कहा कि मैं घर जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रोक लिया और कहने लगीं कि अभी खाना तैयार हो जाएगा, खाना खा कर जाना। मेम साहब की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और वहीं उनके करीब बैठकर उनके पाँव दबाने लगी थी। ऐसा खाना तो मुझे घर में मिलता ही नहीं था, इसलिए मैं अक्सर यहाँ से खाना खाकर ही जाती थी। मैं अभी सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन घर के हालात के कारण मुझे घर से बाहर कदम निकालना पड़ा। मेरे पापा तो मेरे बचपन में ही गुज़र गए थे। घर में एक बड़ा भाई और मम्मी ही थे। भाई की भी मम्मी ने 2-3 साल पहले शादी कर दी थी और वे अपनी ज़िंदगी में मग्न थे। बस इतना था कि वे हमारे साथ रहा करता था और हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे देता था। मम्मी बीमार है या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अपनी बीवी के लिए उसके पास हर चीज़ मौजूद होती, जबकि माँ और बहन के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। मेरी मम्मी मेम साहब के यहाँ खाना पकाने का काम करती थी, जिसकी वजह से वे बचा हुआ खाना घर ले आती थी। वे खाना इतना अच्छा होता था कि हम दोनों भाई बहन बड़े शौक़ से खा लेते थे। लेकिन फिर मम्मी को गुर्दों की बीमारी ने घेर लिया था, जिससे मम्मी की हालत ख़राब होती जा रही थी। मम्मी अब इस हालत में नहीं रही थी कि वे काम करतीं। दवाई ना मिलने की वजह से मम्मी की हालत और ख़राब होती जा रही थी। मैं अक्सर भाई के सामने लड़ पड़ती और उससे माँ के लिए पैसे मांगती, लेकिन मेरा भाई बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे देकर जान छुड़ा लेता था। उन पैसों से मम्मी के 2 दिन की भी दवाई बड़ी मुश्किल से आ पाती थी। मम्मी कहती, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुझे अपने घर-बार का कर दूँ, क्योंकि यहाँ के हालात तो मैंने देख लिए हैं। तेरा भाई तुझे कुछ नहीं समझता। वे मेरी ज़िंदगी में तेरा ख़याल नहीं रखता, तो मेरे बाद क्या तेरा ख़याल करेगा? बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए तो मैं तेरी शादी कर दूँगी। लेकिन मम्मी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और मम्मी की इस हालत को देखकर मैं ख़ुद भी बहुत बेबस महसूस करती थी। एक दिन जब मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टर ने मम्मी के गुर्दे वॉश करने का कहा। मैं अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर रोने लगी। इन हालातों को देखते हुए मैंने काम करने का फ़ैसला कर लिया। जब मैंने मम्मी से कहा तो वे बेबसी से मेरा चेहरा देखती रह गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। वे कहने लगीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तू काम करेगी। मैं तो चाहती थी कि तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे घर की कर दूं, लेकिन अब मेरी बीमारी की वजह से तुझे घर से निकलना पड़ रहा है। लेकिन मैंने किसी तरीके से मम्मी को मना ही लिया। मम्मी जहाँ पर खाना पकाने का काम करती थी, मैं भी वहीं चली गई। जब मैंने मेम साहब को मम्मी के हाल के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे फ़ौरन नौकरी दे दी। मेरी नौकरी सिर्फ मेम साहब के छोटे मोटे काम करना थी। मैं उनके कपड़े प्रेस कर देती
और उनके लिए चाय बनाती और उनकी चीज़ों का ख्याल रखती। मैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ पर रहती। मेम साहब 35 से 40 की उम्र की एक खूबसूरत औरत थीं। उनके पति का अपना कोई काम था और वह अक्सर मेरे जाने के बाद ही आते थे, या कभी कभार हमारा सामना हो जाता था। मेम साहब बहुत अच्छी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी और इसी कारण वे घर में नौकरों के साथ अकेली ही रहती थीं। उनके सारे रिश्तेदार किसी गांव में रहते थे। बड़े साहब का अपना काम था और वे दफ्तर में होते थे। शाम को जब वे आते तो मैं उनके लिए चाय बना कर लाती, इसलिए अब मैं बड़े साहब का इंतज़ार करके उन्हें चाय देकर ही जाती थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 6 महीने होने वाले थे। मेम साहब मुझे तनख्वाह देती और इसके अलावा अपने पुराने कपड़े और बचा हुआ खाना भी दे देती थी। मैं तो अक्सर यहाँ से खाना खा जाती थी और मम्मी के लिए मेम साहब खाना पैक करवा देती थी। कभी कभार मम्मी के लिए फ्रूट वगैरह भी दे देती थी। मम्मी का इलाज चल रहा था और उनकी दवाइयाँ मेरी तनख्वाह से पूरी हो जाती थी। भाई ने तो कभी ये पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ काम करती हूँ, मम्मी की इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे आती हैं। उन्हें तो हमसे कोई मतलब ही नहीं था। भाभी इन बातों पर बहुत नज़र रखती थी और अक्सर उल्टे सीधे सवाल जवाब करती थी। मैं खुद भी यही चाहती थी कि घर का माहौल सही रहे और किसी भी किस्म का झगड़ा ना हो। मम्मी ने अब मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मैंने मम्मी को कई बार कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन मम्मी का कहना था कि शादी समय पर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर शादी का वक्त निकल जाए तो फिर लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। मम्मी की ज़िद के आगे मैं हार मान चुकी थी। अभी तक मम्मी ने खुद जाकर मेरा कोई रिश्ता नहीं देखा था, बल्कि घर पर ही 1-2 बार रिश्ते वाले आए थे, लेकिन मम्मी को सही नहीं लगे थे, इसलिए अभी तक कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। मेरे बाद भाभी ने तो मम्मी को पूछना नहीं था और भाई तो बिल्कुल बेगाने थे। मम्मी का हर हफ्ते डायलिसिस होता था और उस दिन मेरी छुट्टी होती थी। ये बात मैंने मेम साहब को पहले ही बता दी थी। मैं हर हफ्ते मम्मी के साथ अस्पताल में चली जाती। डायलिसिस करवा के 2-3 घंटे के बाद हम घर आ जाते। उस दिन मम्मी की हालत काफ़ी ख़राब होती थी। अब मेरे हाथ में कुछ पैसे थे जिनसे मम्मी का इलाज हो रहा था। उन्हीं दिनों एक दिन मेम साहब ने मुझसे कहा कि कल घर पर मम्मी को बताकर आना कि तुम्हें यहाँ पर कुछ समय लग जाएगा, क्योंकि मैंने घर पर पार्टी रखी है। तुम्हारे साहब के दोस्त और हमारे कुछ रिश्तेदार आएंगे, इसलिए तुम्हारा भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। मेम साहब ने मुझसे कहा तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन दिल ही दिल में मुझे मम्मी की चिंता हो रही थी। लेकिन मैं क्या करती, मेम साहब इतनी अच्छी थी कि मैं उन्हें ना नहीं कह सकती थी। इसलिए मैंने सुबह ही मम्मी को बता दिया था कि मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। मेम साहब ने एक लंबा चौड़ा मेन्यू तैयार किया हुआ था। कुक खाना बना रहा था, बाकी की 2 नौकरानियाँ भी उसकी मदद कर रही थीं। मुझे मेम साहब ने अपने कपड़े प्रेस करने पर लगा दिया था। घर शीशे की तरह चमचम कर रहा था और धड़ाधड़ पकवान तैयार हो रहे थे। एक से बढ़कर एक खुशबू उठ रही थी। मैं भी मेम साहब के कपड़े प्रेस करने के बाद किचन के कमरे कामों में आकर लग गई थी। कुक ने एक से बढ़कर एक चीज़ें तैयार की थी। दावत का वक्त शाम 5 बजे का था। मेम साहब तो दोपहर के बाद तैयार होने के लिए पार्लर चली गई थी। उनके आने से पहले सारा इंतज़ाम हो गया था। 5 बजे के बाद मेहमान आने शुरू हो गए थे और दावत शुरू कर दी गई थी। सब कुछ टेबल पर सर्व किया जा चुका था। मेहमान एक एक चीज़ की तारीफ़ कर रहे थे। दावत बहुत अच्छी रही। जितनी देर दावत चलती रही,
मैं मेम साहब के करीब ही मौजूद रही, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे करीब ही रहना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें आराम से बोल दूँगी। मैं जानती थी कि मेम साहब मेरे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं करतीं, इसलिए मैं उनके पास चुपचाप खड़ी रही। मेरे हाथ की बनी हुई चाय सबको बहुत पसंद आई थी। साहब ने दावत ख़त्म होने के बाद ख़ास तौर पर दोबारा चाय की फरमाइश की, जबकि मेम साहब ये कहकर कमरे के अंदर सोने के लिए चली गईं कि मैं बहुत थक गई हूँ और अब मुझे आराम की ज़रूरत है। साहब टीवी लॉन्च में बैठकर ख़बरें सुनने लगे। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे मम्मी की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए साहब के लिए चाय बनाई और अपना बाकी का काम समेट कर मैं मेम साहब को ये बताने के लिए उनके कमरे में गई कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन मेम साहब गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा और दबे पैर वहाँ से निकल आई और टीवी लॉन्च में चली गई। सोचा साहब को बताकर घर के लिए निकल जाती हूँ। मैंने जैसे ही साहब से कहा कि साहब मैं घर जा रही हूँ, साहब कहने लगे कि बात सुनो, ऊपर स्टडी रूम से मेरा चश्मा और किताब ला दो। साहब ने कहा तो मैं इनकार करते करते रह गई और जल्दी से ऊपर स्टडी की तरफ चली गई। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं ऊपर स्टडी में जाकर साहब की किताब और चश्मा देखने लगी तो इतनी देर में मुझे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने डर कर पलट कर देखा तो साहब वहीं दरवाज़े के पास खड़े थे, जबकि उनके पीछे दरवाज़ा बंद था। मुझे किसी ख़तरे का एहसास हुआ। मैंने कहा, साहब आप ऊपर क्यों आ गए? मैं अभी नीचे ही आने वाली थी। लेकिन उन्होंने तो जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं हो। उनके कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे किसी ख़तरे का एहसास हुआ तो मैंने दोबारा उनसे कहा, साहब आप नीचे चले जाएं, मैं चश्मा और किताब लेकर आ रही हूँ। मम्मी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मुझे वहाँ जाना है। मैं ये कहते हुए एक एक कदम पीछे हटा रही थी और साहब एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ा रहे थे। इतने में मैं दीवार के साथ लग गई। साहब मेरे करीब आए और उन्होंने एक झटके से मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई और उन्होंने मुझे नोचना शुरू कर दिया। मैं उन्हें मना करती रह गई, लेकिन शैतान उन पर हावी था। वे जिस काम के लिए ऊपर आए थे, उनका वे काम हो गया था। अपनी इस हरकत पर उन्हें ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वे मुझसे कहने लगे कि ख़बरदार जो तुमने अपनी मेम साहब को ये बात कही, तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर तुमने उसे बता दिया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और बहुत पैसा दूँगा। साहब ने मुझे लालच देते हुए कहा, लेकिन मुझे उनसे इतनी नफ़रत हो रही थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। अपना दुपट्टा उठाकर मैं लड़खड़ाते कदमों से उस घर से बाहर आ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उस वक्त हिचकियाँ लेकर रो रही थी। मम्मी ने मुझे हमेशा संभाल कर रखा, लेकिन आज साहब ने मेरी इज़्ज़त ख़राब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैं एक तरफ को चलती रही। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी लाचारी मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने आत्महत्या करने का इरादा कर लिया था। मैं स्टेशन की तरफ आ गई थी। ट्रेन की आवाज़ अभी दूर से आ रही थी। मैं इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती थी। मुझे रह रह कर मम्मी का ख्याल आ रहा था। मेरी मम्मी को जब मेरे मरने की खबर मिलेगी तो वह भी जीते जी मर जाएगी। पहले ही उनकी तकलीफ़ें क्या कम थी, जो मैं उन्हें एक नई तकलीफ़ दे देती। यही सोचकर मैं पटरी पर आकर खड़ी हो गई। ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, हल्की हल्की गड़गड़ाहट भी महसूस हो रही थी। मैं आंसुओं के साथ एक लाश की तरह पटरी पर खड़ी थी और ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। दूर कहीं से ट्रेन की रोशनी महसूस हुई और आहिस्ता आहिस्ता वह करीब आती जा रही थी और फिर वह बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच गई। मैंने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिए थे।
मैं ट्रेन से टकराने ही वाली थी कि मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। वह कौन था जिसने मेरी जान बचाई थी? लेकिन खुद को ज़िंदा देखकर मैं खुश नहीं थी। ट्रेन गुज़र गई तो मुझसे दूर एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मैंने उससे नफ़रत से कहा, आखिर क्यों तुमने मेरी जान बचाई है? तुम्हें किसने ये हक़ दिया था? मेरी आवाज़ सुनकर वह मेरे करीब आ गया और कहने लगा, ज़िंदगी बहुत कीमती है, तुम इस तरह अपनी जान नहीं ले सकती। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी और रोते रोते ही उससे कहती रही, तुम्हें नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ है। तुम नहीं जानते मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई है। तुम नहीं जानते कि मैं आज के बाद इस ज़माने को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। मेरे मुँह में जो आ रहा था मैं वह बोलती रही और उस अजनबी से कहती रही। वे भी खामोशी से मेरी कहानी सुनता रहा। मैं भी अपने दिल की भड़ास बोल बोल कर निकालती रही। जब मैं थक कर चुप हो गई तो वह कहने लगा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने मुजरिम को सज़ा दो। उस आदमी ने अपनी 2 बातों में मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी थी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और उससे कहा, वह बहुत अमीर इंसान है। मेरे जैसे तो उसके सैकड़ों नौकर हैं। मैं भला उसे कैसे सज़ा दिलवा सकती हूँ? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर इसके लिए तुम्हें ख़ुद को संभालना होगा। ये बात याद रखो, तुम्हें जो कुछ भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। वे कह तो सही रहा था, मगर मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे बहुत देर हो गई थी। अब अगर मैं घर जाती तो मम्मी मेरी हालत देखकर चौंक जाती। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उलझे बिखरे बाल मेरी बर्बादी की कहानी सुना रहे थे और ऐसी हालत में मैं सबके सामने जाने का सोच भी नहीं सकती थी। तभी वह लड़का कहने लगा कि मेरे पास एक ड्रेस है जो मैं अपनी भाभी के लिए लेकर जा रहा था। तुम ये कपड़े पहन लो। मैंने उसके हाथ से वे शॉपर ले लिया और पेड़ की ओट में जाकर वे कपड़े बदल लिए। जब मैं उसके सामने आई तो वे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रात काफ़ी बीत गई थी। उसने बाहर आकर एक टैक्सी ली और मुझसे कहने लगा, इसे अपने घर का पता बता दो। वे मुझे लेकर मेरे घर के पास आकर कहने लगा कि अभी किसी को कुछ मत बताना। अभी कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लेंगे तो तुम उनकी नज़र में 2 कौड़ी की होकर रह जाओगी। हर काम का एक वक्त होता है। मेरी समझ में उसकी बात आ गई थी, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपने मुजरिम को सज़ा ज़रूर दूंगी। यही सब कुछ सोचते हुए जब मैं घर के अंदर आई तो भाई, भाभी और मम्मी तीनों ही जाग रहे थे। भाभी कह रही थी, मुझे तो पहले ही पता था कि वह कोई गुल खिलाकर रहेगी। आपको ही शौक़ था बेटी की कमाई खाने का, और अब ये देखें वह न जाने किसके साथ भाग चुकी है। तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, तुम अपनी चोंच बंद रखो। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मम्मी भाई से पूछने लगी, क्या तुम्हें ठीक से याद है कि मेम साहब के गार्ड ने क्या कहा था? भाई कहने लगे कि हाँ मम्मी, उसने मुझसे कहा था कि आरती यहाँ से चली गई है। आप खुद बताएं, अगर वह वहाँ से चली गई है तो वह अब तक कहाँ पर है? मैं इन सब बातों को सुनकर ये सोच रही थी कि मैं इन सब का सामना कैसे करूँगी। मैं ख़ुद को मज़बूत बनाने की कोशिश करके जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे देखकर मम्मी मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, मेरी बच्ची कहाँ पर थी? क्या हुआ है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है? इतनी देर कहाँ लगा दी? मेम साहब से घर से निकल कर तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहा कि रास्ते में मुझे एक औरत मिली थी। उस औरत का एक्सीडेंट हो गया था और वह बहुत बुरी हालत में थी। उसके आसपास कोई भी नहीं था। मैं उस औरत को अस्पताल पहुंचाकर सीधा घर पर ही आ रही हूँ। मेरी बात पर किसी ने यकीन किया या नहीं,
भाई और भाभी मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए अपने कमरे में चले गए थे और मम्मी ने मेरी बात सुनकर सुख का सांस लिया था। तभी कमरे में आने के बाद मम्मी की नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी तो वे चौंक गईं और कहने लगीं कि ये कपड़े कहाँ से आए। मेम साहब के घर पार्टी थी। उन्होंने कहा कि तुम मेहमानों के सामने पुराने कपड़े पहनकर आओगी, अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने ये ड्रेस मेरे लिए दिया था। मैं आज ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोल रही थी। हैरत तो इस बात की थी कि झूठ बोलते हुए मेरी ज़बान बिल्कुल भी लड़खड़ा नहीं रही थी। मम्मी ने मुस्कुराकर मेरे कपड़ों को देखा और कहने लगीं कि ये बहुत कीमती कपड़े हैं और तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने जब रोशनी में अपने कपड़ों की तरफ देखा तो मैं खुद हैरान रह गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती थे। उनकी कीमत हज़ारों में थी। इसलिए मैंने जल्दी से वे कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। मेरी नज़रों के सामने आज मेरे साथ जो कुछ हुआ वही घूमे जा रहा था। अब मैं क्या करूं? अपने मुजरिम को कैसे सज़ा दूं? मुझे रह रह कर साहब पर गुस्सा आ रहा था। अपनी इच्छा के हाथों अंधा होकर उसने एक गरीब अनाथ लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। क्या उसे ऊपर वाले का डर नहीं था? यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर बुखार में दहक रहा था। मम्मी मेरी हालत देखकर घबरा गईं। उन्होंने मुझे दवाई दी। शाम तक जाकर मेरी तबीयत कुछ संभली। आज तो मैंने काम से भी छुट्टी कर ली थी। मैं जानती थी कि मेम साहब मुझसे नाराज़ होंगे, मगर आज तो मुझ में उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और फिर 3 दिन के बाद जब मैं दोबारा काम पर गई तो मेम साहब के साथ साहब जी और वह लड़का जिसने मेरी उस दिन जान बचाई थी वह भी बैठा हुआ था। उसे वहाँ पर देखकर मैं हैरान रह गई थी। और जब मेरी नज़र साहब पर पड़ी तो वे बड़ी भरपूर और दिलचस्प नज़रों से मुझे देख रहे थे। मुझे उनकी नज़रों से डर लगने लगा था। मैंने मेम साहब से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे बहुत तेज़ बुखार था, और अब जैसे ही मेरी तबीयत संभली है तो मैं आ गई कि आपको ज़रूरी काम होगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया, आज तुम यहाँ पर आ गई। दरअसल आज मेरा देवर भी यहाँ पर आया हुआ है और आज तो काम भी ज़्यादा है, और तुम्हें कुक की भी खाना बनवाने में मदद करनी होगी, क्योंकि उसके हेल्पर की आज छुट्टी पर है, इसलिए तुम्हें शाम तक यहीं रुकना पड़ेगा। मैं मेम साहब की बात सुनकर किचन में आ गई और कुक के साथ मिलकर खाने में तैयारी करवाने लगी। थोड़ी देर के बाद बाहर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे लड़का मेम साहब का देवर था और इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटा था। फिर मेम साहब ने कहा कि आरती 3 कप चाय बनाकर ले आओ। मैं जब चाय बनाकर वहाँ पर आई तो मेरी नज़र सामने ही बैठे उस लड़के पर पड़ी। मैं तो उस दिन उसे शुक्रिया भी नहीं कह पाई थी। उसे देखकर न जाने क्यों मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं अपनी हालत से घबरा गई और जल्दी से वहाँ पर चाय रखकर दोबारा से किचन में वापस आ गई। अब मैं पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रही कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। साहब उस दिन मेरे साथ कोई बात नहीं कर पाए थे, मगर वे आंखों ही आंखों में मुझे इशारे कर रहे थे और मैं इन सब से बुरी तरह से घबरा रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं किसी और जगह काम ढूंढ लेती हूँ। मैंने अपनी सोच को खुद ही जवाब दिया, क्योंकि हर जगह का यही हाल था और हर घर में ही साहब जैसे दरिंदे छुपे बैठे थे जो मौके की तलाश में होते थे और मौका देखते ही अपनी खाल से बाहर आ जाते थे। आज जब मैं घर जाने लगी तो बड़े साहब ने कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। उस वक्त मेम साहब और वे लड़का भी जो बड़े साहब का भाई था वहीं पर मौजूद थे, मगर मैंने साहब से मना कर दिया और कहा कि मैं चली जाऊंगी, ये मेरा रोज़ का काम है। मेम साहब ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इतना दूर पैदल कैसे चलकर जाओगी? मैंने कहा कि जी मैं चली जाऊंगी। ये कहकर मैं वहाँ से चली आई। अब साहब मुझसे अक्सर बात करने की कोशिश करते थे। जहाँ पर मैं होती थी वहाँ पर पहुँच जाते थे। उस दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी। उस दिन भी मेम साहब के मेहमान आए हुए थे और मेम साहब ने मुझे
शाम तक के लिए रोक लिया था। मेम साहब के अब तक कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें अक्सर छुपकर रोते हुए देखा था। उस दिन जब मैं घर जाने लगी तो मूसलाधार बारिश होने लगी थी। मैं बारिश के तेवर देखकर घबरा गई कि इस बारिश में मैं पैदल कैसे जाऊंगी। तभी बड़े साहब ने कहा कि मैं घर से बाहर ही जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। उस वक्त वहाँ पर मेम साहब के अलावा और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, और मैं सब लोगों के सामने बार बार मना करके उन लोगों को शक करने का मौका नहीं देना चाहती थी। वे सोचते कि एक मामूली नौकरानी के इतने नखरे क्यों हैं। इसलिए मैं बिना कुछ कहे साहब जी के साथ घर से बाहर निकल आई। जैसे ही हम घर से थोड़ी दूर आए, वे हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, और तुम हो कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती, मेरे हाथ ही नहीं आती। उनकी लौफराना बातें सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से भर गया था। मैंने साहब से कहा कि अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की या कोई ऐसी बात करने की कोशिश की, तो मैं मेम साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगी। साहब ज़ोर से हंस पड़े और कहने लगे कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जो मर्ज़ी है कर लो, वही होगा जो मैं चाहता हूँ। भला एक गरीब यतीम लड़की की बात पर कौन यकीन करेगा। जब मैंने गाड़ी से बाहर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि गाड़ी मेरे घर के रास्ते पर जाने की बजाय किसी और तरफ जा रही थी। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। पर बड़े साहब ने जैसे मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। वे अपनी ही धुन में मग्न थे। वे मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें होना चाहिए। फ़िक्र मत करो, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। बस मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं उनकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। मेरे चिल्लाने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। गाड़ी एक जंगल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई थी। आसपास दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि अब क्या होगा। गाड़ी का दरवाज़ा भी लॉक था और मैं गाड़ी में फंस कर रह गई थी। मुझे भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरे साइड वाली गाड़ी का दरवाज़ा एकदम से खुल गया। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। उसे अपने सामने देखकर मेरा दिल सुकून से हो गया कि मैं अब इस दरिंदे से बच जाऊंगी। और तभी बड़े साहब भी गाड़ी से उतरकर नीचे आ गए थे। वह उस लड़के को देखकर कहने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ से हट जाओ और अपने काम से काम रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उनकी बात आधी मुंह में ही रह गई थी। वे लड़का उन पर पिल पड़ा और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से पीछे हटाया। साहब के नाक और मुंह से खून बह रहा था और वे बेहोश हो चुके थे। उस लड़के ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो मैं हैरान रह गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। मैंने उससे कहा, आज तुमने दोबारा से मेरी जान बचाई है। वे कहने लगा, मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वे किसी भी तरह की माफ़ी से नहीं भर सकता है। आरव ने मुझे मोटर बाइक पर बिठाकर घर के पास आकर उतारा। घर में दाखिल हुई तो मम्मी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वे कहने लगीं कि तुम कहाँ पर थीं? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ से टाइम से आ जाया करो। तुम जानती हो कि जब तक तुम घर नहीं आती हो मेरी क्या हालत हो जाती है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से तुम्हारे भाई और भाभी की बातें भी मेरी जान लेने के लिए काफ़ी हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर क्यों किसी को बातें करने का मौका देती हो। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि आप चिंता मत करें, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं आऊँगी। मम्मी को परेशान देखकर मैंने मम्मी से कह तो दिया था, मगर आज साहब की उस हरकत ने मुझे परेशान कर दिया था। अगर उन्होंने दोबारा मुझे अकेले पाकर
मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी? ज़रूर तो नहीं कि हर बार आरव मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। आगे के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन उस दिन शाम के वक्त जब मैं घर जाने लगी तो मेम साहब कहने लगीं कि आज भी तुम घर पर रुक जाओ, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं और पिछली बार जब तुमने उनके लिए बिरयानी बनाई थी उन्हें बहुत पसंद आई थी। मेरी बहन ने ख़ास तौर पर कहा है कि तुम उनके लिए बिरयानी बनाओ। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और मेम साहब को कहने लगी कि मेरे लेट हो जाने की वजह से मम्मी परेशान हो जाती हैं। वे पहले ही बहुत बीमार रहती हैं, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। मेम साहब कहने लगीं, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए खुद जाऊंगी और तुम्हारी मम्मी को समझा दूंगी कि मैंने तुम्हें रोका था। जब मेम साहब ने बार बार कहा तो मैं चुप हो गई। शाम को जब मैं खाना तैयार कर चुकी थी तो मेम साहब कहने लगीं कि तुम ऊपर वाले पोर्शन में से न्यू क्रॉकरी सेट ले आओ, मैं उस सेट में मेहमानों को खाना देना चाहती हूँ। जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई तो पूरा पोर्शन अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। एक पल को मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जब पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वह आवाज़ आना रुक गई तो फिर मैं एक कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे में दाखिल होकर कमरे की लाइट ऑन की तो फ़ौरन किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने पलट कर देखा तो वे बड़े साहब थे और उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। अब तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। इससे पहले कि वे मेरे पास आते तो उन्हें किसी ने धक्का देकर उनके सर पर चोट आई थी और वे शायद बेहोश हो गए थे। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो वहाँ पर आरव खड़ा था। आज फिर उसने मुझे बचा लिया था। वे कहने लगा, घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बात करती वे फ़ौरन वहाँ से चला गया। मैं जैसे पत्थर होकर रह गई थी। तभी बड़े साहब को मैंने ज़मीन से उठते हुए देखा तो मैं फ़ौरन कमरे से भागकर नीचे आ गई। मैंने मेम साहब से कहा कि आप किसी सर्वेंट को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि अकेले बर्तन उठाना मेरे बस की बात नहीं है। अब बड़े साहब की बदतमीज़ियाँ हद से बढ़ रही थी और मैं जो ये चाहती थी कि मैं उन्हें उनके किए की सज़ा दूँ, अब मैं अपना सा मुँह लेकर रह गई थी। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि साहब को उनके किए की सज़ा मिले। मैंने आरव को अपनी तरफ देखते हुए देखा। उसकी नज़रों में मैंने अपने लिए पसंद देखी, मगर मेरी नज़र में बड़े साहब की जो इमेज बन चुकी थी, मुझे लगता था कि उनका भाई भी वैसा ही होगा। जहाँ पर वह होता था मैं वहाँ से उठकर चली जाती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वह मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन जब मैं मेम साहब के घर में आई तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मेम साहब कहीं भी नहीं थी। जब मैंने गार्ड से पूछा तो वह कहने लगा कि मेम साहब ज़रूरी काम से कहीं पर गई हुई हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप आएँ तो मैं आपसे कह दूं कि आप उनका कमरा अच्छे से साफ़ कर दें और उनकी वार्डरोब को सेट कर दें। मैं ये सोचकर मेम साहब के कमरे में आ गई कि जल्दी से ये काम निपटा कर घर वापस चली जाऊंगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं बड़े साहब घर पर है। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई वे मुझे देखकर चौंक पड़े। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलती उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया था और मुझे खींचते हुए कुर्सी पर फेंक दिया और कहने लगे, आज तुम खुद चलकर यहाँ पर आई हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उस दिन की तरह तुम्हें बेबस किया था, आज भी तुम्हें बेबस कर दूँगा। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती एक यतीम लड़की के साथ ज़्यादती करते हुए? आप क्या समझते हैं कि किसी को आपके बारे में पता नहीं चलेगा? ये आपकी भूल है। आपकी असलियत भी सबके सामने आकर रहेगी। वे मेरी बातों पर हंस पड़े, कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी मेरी नज़र दरवाज़े पर पड़ी। आरव वहाँ पर खड़े होकर हमें ही देख रहा था। मुझे उस तरफ देखते हुए देखकर बड़े साहब ने भी उस तरफ देखा और अपनी जगह पर पत्थर बनकर रह गए। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई।
अब मेरा वहाँ पर रुकना बेकार था। मैं सीधा घर आ गई। मेरी हालत देखकर मम्मी परेशान हो गई और कहने लगी, क्या बात है? मैंने मम्मी से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेम साहब आज घर पर नहीं थे, इसलिए मैं भी छुट्टी करके आ गई। अब उस घर में जाने की मैं हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं कहीं और काम देख लेती हूँ। और मम्मी को बताए बिना मैंने एक दो जगह पर काम देखा। एक घर में सिर्फ़ एक विधवा औरत थी। मैंने उनके घर में नौकरी कर ली थी। उस दिन मम्मी की तबीयत कुछ ख़राब थी। मैं उनको अस्पताल में दाखिल करवा कर वहाँ पर ही बेंच पर बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। तभी मेरे पास आरव आकर बैठ गया। वह मुझसे कहने लगा कि तुम मुझसे इस तरह क्यों डर रही हो, जैसे मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं अपने भाई की तरह तो नहीं हूँ। उस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था जब तुम खुदकुशी करने जा रही थी। तब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया था और मुझे तुमसे हमदर्दी भी थी। मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारे गुनहगार को सज़ा मिल जाए, लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरे सगे भाई ने किया है। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो वह कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं सब कुछ अपने भाई की गलती का भुगतान करने के लिए कर रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल का मामला है। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। और रही बात भाई की, देख लो ऊपर वाले ने उन्हें कैसी सज़ा दी है। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं कहने लगी, क्या मतलब, क्या हुआ है? तब वह कहने लगा कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनके दिमाग में चोट लगी है। वे कोमा में हैं और बिस्तर पर मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं। ना वे जिंदों में हैं और ना ही मुर्दों में। वे पलके तक अपनी मर्ज़ी से नहीं झपका पा रहे हैं। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि किसी के साथ गलत करो तो उसका बदला ऊपर वाला खुद ले लेता है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और आज उसे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। मम्मी 2 दिन हॉस्पिटल में रहीं। 2 दिन बाद जब मैं उन्हें घर लेकर आई तो शाम का वक्त था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेम साहब खड़ी थीं। वे मुझसे कहने लगीं, आरती, अब तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? फिर उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा कि मुझे आरव ने सब कुछ बता दिया है और मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। फिर मैं उन्हें लेकर कमरे में आ गई। मैं उनसे कहने लगी कि इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं जानती थी कि आप मेरी बात का कभी भरोसा नहीं करेंगी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मेरी बर्बादी के बारे में कोई भी नहीं जानता। मैं उनके लिए चाय बनाने किचन में आ गई। जब मैं चाय बनाकर वापस कमरे में गई तो मेम साहब चाय पीकर उठ गईं और कहने लगीं, सोच समझकर फ़ैसला करना, जल्दबाजी से काम मत लेना और ये याद रखना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। उनके जाने के बाद जब मैंने मम्मी की तरफ देखा तो वे हंसने लगीं। वे बहुत खुश लग रही थी। वे कहने लगीं कि मेम साहब तुम्हारे लिए अपने देवर का रिश्ता मांगने आई थी। उनका कहना है कि वह रिश्ता वे अपने देवर की पसंद से कर रही हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है। मैंने ये फ़ैसला मम्मी पर छोड़ दिया था। मम्मी को आरव बहुत पसंद आया था और बहुत ही सादगी के साथ मेरी शादी आरव के साथ हो गई थी। फिर वह मुझे लेकर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया था और कुछ टाइम के बाद मैंने मम्मी को भी अपने पास बुला लिया था। ज़िंदगी अब आराम से गुजर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।